धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 29 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका कर्नाटक है। और देखिए, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा कि कर्नाटक ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। और देखिए, दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक 5 इसके उत्पादन और इसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो देखिए, देश आपका रूस यानी कि रसिया है। और तीसरा था कि कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है। तो देखिए, ये राज्य आपका तमिलनाडु है। और ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था परसों का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और चौथा था कि हाल ही में पौलोमी घटक ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए, ये खेल आपका है टेबल टेनिस। और पांचवा था कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव बनाए गए हैं इनका नाम है तरुण गाबा। इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, जो आपके तरुण गाबा हैं इन्होंने इस पद पर यानी कि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव के पद पर एस.के. भगत का स्थान लिया है। और जो आपके तरुण गाबा हैं ये जो है उत्तर प्रदेश के गृह सचिव बनने से पहले आईजी विजिलेंस के रूप में कार्य कर रहे थे। और इनका अब ये पद खाली हो जाएगा और इस पद पर एस.के. भगत को अपॉइंट कर दिया गया है। तो देखिए, हम सरल शब्दों में सीधे सीधे कह सकते हैं ये पद एक्सचेंज हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जो है अब जो नए गृह सचिव बनाए गए हैं इनका नाम है तरुण गाबा। और उत्तर प्रदेश के आईजी विजिलेंस के रूप में अब कौन काम करेंगे, एस.के. भगत। इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा एक लाइन में। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में टिकटॉक कंपनी के किस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, टिकटॉक कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जिनका नाम था केविन मेयर, अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया गया है, जिसमें इन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी जिसका नाम है बाइट डांस इसको जो है 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा था। देखिए, एक पॉइंट और याद रखिएगा। देखिए, टिकटॉक इसमें पूरी दुनिया का सबसे बदनाम एप्लीकेशन है, इसको पूरी दुनिया में हर जगह बैन किया जा रहा है। देखिए, टिकटॉक कंपनी जो है इसकी जो मूल कंपनी है, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है बाइट डांस। देखिए, आपको बता दूं जो आपके ये केविन मेयर हैं इन्होंने तो अब अपने पद से यानी कि टिकटॉक कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। और इनके बाद अब ये पद रिक्त हो गया था, तो टिकटॉक कंपनी ने अभी हाल ही में जो आपके वैनेसा पापस है, ठीक है, जो कि टिकटॉक के अमेरिकी महाप्रबंधक है, इनको जो है इस पद पर यानी कि टिकटॉक कंपनी के सीईओ के पद पर जो है अपॉइंट कर दिया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया। तो देखिए, जो आपका ये एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल है इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। देखिए, आपको बता दूं जो आपका ये एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल है, इस पोर्टल की मदद से जितने भी प्रवासी भारतीय हैं और एनआरआई हैं ये अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या फिर राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब इन्हें अपने परिवारों घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाता, लेकिन अब इनको एक नया मंच मिल गया है। इस मंच का क्या नाम है, एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा इस पोर्टल के बारे में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यूपी का जितना भी एग्जाम लगा हुआ है, जैसे कि अगले महीने में 13 तारीख को पेपर है 2016 वाला समीक्षा अधिकारी का पेपर, ठीक है, तो उसके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी राजधानी है लखनऊ। और देखिए, लखनऊ जो आपका है, ठीक है, इसको हम नवाबों का शहर कहते हैं। ये जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है।
और देखिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य है आपका, तो यहाँ की जो राज्यपाल हैं, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और देखिए जो आपकी आनंदीबेन पटेल है ये मध्य प्रदेश की भी जो है राज्यपाल है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नाम का एक पुस्तक जो है इसका विमोचन किया है। तो देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया है मनोज मुकुंद नरवाणे ने। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपके मनोज मुकुंद नरवाणे हैं ये वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं, यानी कि आर्मी के चीफ हैं। तो आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे जो है इन्होंने अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नाम का एक पुस्तक का विमोचन किया है। और ये पुस्तक जो है ये विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक जो है इन पर आधारित है। देखिए इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस पुस्तक की क्या खास बातें हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपका ये पुस्तक है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव, तो देखिए इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। और ये पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और ये पुस्तक 2018-19 फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार विजेताओं के कुछ चुनिंदा निबंधों का एक संग्रह भी है। इसमें कुछ निबंध शामिल किए गए हैं। और इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत कुमार डोभाल, केसी और MS नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जो है, ठीक है, इनके संदेश भी शामिल हैं। और देखिए इससे जो है छात्रों और युवा लेखकों को जो है मनोबल मिलेगा किस पुस्तक के द्वारा, जो आपका ये नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक है इसके द्वारा। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है मनोज मुकुंद नरवणे ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जेफ बेजोस। और नाम लेते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि जो आपके जेफ बेजोस हैं वर्तमान में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी जो कंपनी है इसका नाम है अमेजॉन, और ये अमेजॉन के संस्थापक भी हैं। तो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस जो है ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। देखिए अमेजॉन के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस पहले एक शख्स बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा 200 अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है। और ये आंकड़ा जो है इसका अभी हाल ही में खुलासा हुआ है फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में। छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है? तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए भी हाल ही में एक हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया गया है। इसका नाम है किरण। और ये हेल्पलाइन सेवा जो है इसका नंबर है 1800-599-0019, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए आप बता दूं जो आपका ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, इसका नाम किरण है। तो ये जो है एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए केंद्र सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और इसके सहयोगी ठीक है इनके द्वारा तैयार किया गया जो हेल्पलाइन है 1800-599-0019। इसका उद्देश्य प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 50 लाख रुपए। अब असम में अगर कोई भी व्यक्ति जो है यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर अस्थायी कर्मचारी जिसकी मौत हो जाती है कोविड-19 ड्यूटी में, या फिर कोई भी पत्रकार या फिर कोई भी होमगार्ड हो, तो उसको जो है अब 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और देखिए असम की सरकार ने भी हाल ही में इसके साथ एक और अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए अधिकतम आयु की सीमा अब 2 साल बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो असम में ये सारे परिवर्तन हुए हैं। साथ में एक जो है अनाउंसमेंट हुआ है कि अब ड्यूटी पर कोविड-19 से अगर किसी भी पत्रकार, होमगार्ड और अन्य अस्थायी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए का जो है बीमा कवर दिया जाएगा। देखिए असम राज्य जो है यहाँ की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी।
आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका प्रयागराज है, देखिए प्रयागराज का पुराना नाम था इलाहाबाद, जिसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज किया गया। देखिए हमारी जो भारत और चीन की सीमा है इसको हम कहते हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और फिर इधर जो हमारी भारत और पाकिस्तान की सीमा है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC। तो आपको पता होगा कि इधर जो है मतलब एक तरफ से चीन परेशान किया हुआ है, एक तरफ से पाकिस्तान। तो इसी तनाव के बीच भारत सरकार के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करें हम, और इसके लिए जो है हम एक एयर डिफेंस कमांड की स्थापना करें। तो इसीलिए जो है इस एयर डिफेंस कमांड की स्थापना का विचार आया और इसको प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। और देखिए आपको बता दूं, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में इस भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। और इस एयर डिफेंस कमांड का जो गठन है ये भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है, और इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस जो है आते हैं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के। तो ये डिटेल्स दिमाग में बनाए रखिएगा, लेकिन याद रखना आपको एक लाइन में कि जो आपका उत्तर प्रदेश का प्रयाग जिला है वहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में एक एयर डिफेंस कमांड की स्थापना को मंजूरी दी है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है। तो देखिए इन सर्कलों की संख्या टोटल 7 है। इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो आपके ये 7 और नए सर्कल बनाए जाएंगे, ये नए सर्कल जो है ये जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, त्रिची जो कि तमिलनाडु में है, झांसी और मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, और हम्पी जो कि कर्नाटक में है, रायगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, और राजकोट गुजरात में है। ठीक है, तो इन 7 प्लेसेस पे बनाए जाएंगे। और देखिए जो आपका हम्पी मिनी सर्किल है इसको एक नए सर्किल में अपग्रेड किया गया है। दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसीलिए हम्पी उप सर्किल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल जो है बना दिया गया है। तो इन सर्किलों के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 10वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान स्कीम जो है यानी कि पूरे देश का आम नागरिक स्कीम जो है, इसके चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है। तो देखिए आपकी उड़ान स्कीम है यानी कि पूरे देश का आम नागरिक स्कीम है, तो इसके जो है चौथे चरण में टोटल 78 नए हवाई मार्गों के आवंटन को जो है मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान योजना के चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है, और इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। देखिए जो आपका उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना है, ये एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, और इस योजना को 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट था कि जो आम नागरिक हैं भारत के, ये जो है जो आपका हवाई सेवा है इसका लाभ ले सकें, और इसीलिए इस उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 11वां प्रश्न है कि साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता। देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2020 का, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है, अधूरी है। देखिए आपको बता दूं, साल 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है इसको दिया गया है मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड को। ठीक है, तो जो आपकी मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड हैं इन्होंने जीता है 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। और एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो आपकी मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड हैं इनको 2020 का जो ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये इनके किस लेख के लिए दिया गया है, किस उपन्यास के लिए। देखिए आपको सबसे पहले बता दूं कि मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड जो है ये एक डच लेखिका है, और इनका जो एक उपन्यास है जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको ये पुरस्कार यानी कि 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। देखिए इनकी जो पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये किताब जो है ये ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी है। और जबकि मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड है इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। देखिए इनकी उम्र वर्तमान में केवल 29 साल है, और 29 साल की उम्र में ये पुरस्कार जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं वर्तमान में। इनकी फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख भी रही है, बिल्कुल मासूम चेहरा है, उम्र कम है।
और देखिए आप बता दूं, जो आपकी ये पुस्तक है जिसका नाम है द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। तो इस पुस्तक को पहली बार डच में, देखिए डच जो है ये हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड को, हम देखिए नीदरलैंड को डच हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के निवासियों को हम डच कहते हैं। तो जो आपकी ये पुस्तक है द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, तो इसको पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये मिशेल हचिनसन द्वारा किया गया था। देखिए आप बता दूं, जो आपका ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, इसकी पुरस्कार राशि है टोटल 50,000 यूरो यानी कि लगभग 66,000 डॉलर, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है ये अब आधा आधा बांटा जाएगा किसके बीच में, मैरिके लुकास रिजनेबल को और जो आपकी मिशेल हचिनसन है, क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया, इन्होंने लिखा, तो अनुवादक और लेखक दोनों को ये पुरस्कार जो है आधा आधा दिया जाएगा। तो जो आपकी ये पुरस्कार राशि है 50,000 यूरो की यानी कि 66,000 डॉलर की। तो इसका जो है ये पुरस्कार राशि जो है दोनों को बराबर बराबर जो है दिया जाएगा। इस पुस्तक को पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से इसको विभाजित किया जाएगा। देखिए जो आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, देखिए एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज को कहते हैं हम। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है ये एक इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है जिसको होस्ट किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। पहला अवार्ड भी 2005 में ही दिया गया था और इसको प्रेजेंट किया जाता है मैन ग्रुप पीएलसी के द्वारा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर कब से कब तक मनाया गया, इसका आंसर बताइए सभी लोग। और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, और आज का टारगेट कम से कम 2000 लाइक का है, तो सभी लोग अपना योगदान दें वीडियो को लाइक करने में। और दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, आंसर बताइए इसका। और तीसरा प्रश्न है कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर बताइए। चौथा है कि हाल ही में केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है, आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुराना किराट देवी का मूर्ति मिला है, उत्तर बताइए। देखिए 3800 साल बहुत पुराना हो गया, क्योंकि इस समय अभी जितने भी ये धर्म आपके हैं, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, मतलब इन सब की स्थापना नहीं हुई थी, ना ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। तो 3800 साल पुराना जो है किराट देवी का मूर्ति कहाँ पे मिला है, आंसर बताइए। नहीं बता तो कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज करंट अफेयर से समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।